आ जाइए, अभी बैठ जाइए। हाँ, तो हमने पढ़ा था 1954 में किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बना, किस तरह के प्रावधान उसमें किए गए। लेकिन कुल मिलाकर ये समझ में आता है कि सारा जो कंसंट्रेशन था पावर का वो एक ही जगह पे रहा, और जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस बनाई गई जो कि सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी होनी थी, वो बहुत इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर पाई। अब देखिए, एक बड़ी टिपिकल सी टेंडेंसी रही है चाइना की, और जो आज भी है कि वो बड़े सीक्रेटिव हैं। मतलब जो कुछ भी वो कंट्री में उनके होता है उसकी बहुत इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जाने देते। और जैसे आम तौर पर जो, और ख़ास तौर पर जो वेस्टर्न मीडिया है, उन लोगों को भी खबर नहीं लगने देते। अब जैसे इन दिनों में अपने यहाँ गूगल चलता है बहुत ज़्यादा, है ना, व्हाट्सएप चलता है। अभी मेरे कोई रिलेटिव गए थे तो चाइना में ये सब नहीं चलता, उनका खुद का ब्राउज़र अलग है, व्हाट्सएप उनके नहीं चलता है। तो वो फेसबुक शायद आप वहाँ से एक्सेस नहीं कर सकते हैं, सोशल मीडिया, जो कि बाकी पूरी दुनिया में बहुत आसानी से एक्सेसिबल है ना। तो एक सीक्रेसी का एक कॉन्सेप्ट है कि वो लोग अपने सिस्टम के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं चाहते कि बाहरी दुनिया को बहुत पता पड़े। तो ये सब परिस्थितियाँ चली रही थी। इस बीच 1975 में खबर आती है कि जो पीपल्स कांग्रेस है उसका एक सेशन बुलाया गया है 13 से 17 जनवरी 1975 के दौरान। और ऑफिशियली इस तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं आता है, कोई सरकारी तौर पर इस तरह का कोई सूचना चाइनीज़ गवर्नमेंट नहीं देती है। लेकिन जैसा कि लीक होता है, जो प्रावदा न्यूज़ एजेंसी है वो बताती है कि नहीं, फिर से एक कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव किया गया है ना, कोई रिवीजन संविधान में किया गया है, ये पता पड़ता है। अब देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि जो कांग्रेस है, जो कि सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है, वो लॉ मेकिंग बॉडी तो है ही, पर वो साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी काम कर रही है ना। भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो लॉ मेकिंग बॉडी से अलग होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है और उसके तहत वो एक लेजिस्लेचर को फॉर्म करती है ना। और यहाँ जो लेजिस्लेचर है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी काम कर रही है ना। संविधान सभा बनी थी, बिल्कुल, है ना। और संविधान में परिवर्तन, या जिसे कहें परिवर्तन, अमेंडमेंट्स का प्रोविज़न तो हमारे यहाँ भी है, लेकिन पूरी तरह से नया संविधान स्थापित कर दिया जाना, है ना, ये संभव नहीं है। लेकिन यहाँ समझ में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो रिवीजन है वो इतना ज़बरदस्त हुआ कि उसको आप कहा जा सकता है कि पूरी तरह से उन्होंने संविधान को चेंज कर दिया, है ना। और ये कहीं ना कहीं जो लीकेज है प्रेस में उससे पता पड़ती है। और जो सामने आता है उसमें ख़ास बात यह है कि अब कहा तो ये गया कि जो रोल ऑफ पीपल है, यानी लोगों की भूमिका है, उसको ज़्यादा बढ़ा दिया गया है पूरी स्टेट अथॉरिटी को चलाने में, यानी सरकार को चलाने में। असल बात अगर देखा जाए तो जो कम्युनिस्ट पार्टी का रोल है वो कहीं ना कहीं इस अमेंडमेंट से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और लीगलाइज्ड भी हो जाता है, क्योंकि उन्होंने माना ये ना कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो क्या है, लोगों की पार्टी है, और यदि उसका रोल बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, लोगों का रोल बढ़ रहा है। और जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है उसके जो चेयरमैन हैं वो अब से आर्मी के चीफ बना दिए गए हैं। आर्मी के पहले वो सेना के, तुम भी तो मिलिट्री से थे। हाँ, मतलब है ना, मतलब कहीं ना कहीं आप एक बात देखिए कि एक जैसे कहते हैं ना, एक अथॉरिटेटिव रोल में कम्युनिस्ट पार्टी आती चली जा रही है, क्योंकि आप माने ना माने सेना के हाथ में बहुत कुछ देश की सुरक्षा और सब कुछ निर्भर करती है। अगर कम्युनिस्ट पार्टी के नेता को उसका चेयरमैन बना दिया गया है तो सेना जो है वो उन्हीं के इशारों पर काम करेगी। कंट्रोल है ना, स्टेट पावर का जो कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं उन्हें दे दिया गया है। और
इसमें जो हम आर्मी शब्द का प्रयोग ना करके हम आर्म्ड फोर्सेस, यानी खाली सेना नहीं, थल सेना नहीं, थल जल और वायु सेना तीनों, पूरी मिलिट्री जो है वो उनका जो कंट्रोल है, जो चेयरमैन जो हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्हें उसके कमांडर इन चीफ बना दिया गया है। और कुछ रेवोल्यूशनरी कमिटीज़ बनाई गई हैं जो कि जिनको कि एक संविधान में जगह दी गई है, जो कि लोकल लेवल पे लोगों की कुछ संस्थाएं बनाई गई हैं, असेंबलीज बनाई गई हैं, है ना। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। माओ त्से तुंग ने जो चलाया है इसको नाम दिया गया कल्चरल रेवोल्यूशन का, है ना। आप कह रहे थे ना लेनिनवाद और माओ त्से तुंग का माओवाद जो था वो पूरा, तो कल्चरल रेवोल्यूशन बड़ा इम्पॉर्टेंट माना जाता है कंट्रीब्यूशन मार्क्सिस्ट थॉट में भी। तो माओ का मानना कहीं ना कहीं ये था कि इस पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए पूरा एक सांस्कृतिक बदलाव चाहिए, है ना। और उस सांस्कृतिक बदलाव के लिए लोगों का पूरी तरह माइंडसेट जो है वो बदलना पड़ेगा। मतलब आप एक बात देखिए कि इतना ज़बरदस्त स्टेट ने लोगों की ज़िंदगी को पूरी तरह से, उनके विचारों को, उनके मतलब सभी कुछ पूरी तरह से कंट्रोल करके और बदलने की एक प्रक्रिया शुरू हो गई है। और ये जो रेवोल्यूशनरी कमिटीज़ जिन्हें कहा गया, उनके चेयरमैन उनके कोर्ट्स थे, और इनके चेयरमैन बनाने का जो अधिकार है वो भी किसको दे दिया गया? कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ को। इसका मतलब नीचे के लेवल तक किसका कंट्रोल है? कम्युनिस्ट पार्टी का, है ना। और जो प्रीएम्बल इस कॉन्स्टिट्यूशन का था वो पूरी फिलॉसफी मतलब देता है, और इस फिलॉसफी में ये कहा गया कि अब जो पूरा सोशल ऑर्डर है उसका एक तरह से रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा, और पूरे सोशल ऑर्डर को मतलब बेहतर लोगों के लिए, जनता के हित में बेहतर बनाया जाएगा, और इसके लिए पूरी जनता को आपस में एकता के सूत्र में बांधा जाएगा, है ना। मतलब माओ के आने के साथ ही असल में वैसे कल्चरल रेवोल्यूशन शुरू हो जाता है ना। लेकिन वो कल्चरल रेवोल्यूशन एक तरह से उसका, जिसको हम कहें कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन, संवैधानिकरण, अब 1975 में इससे होने लगा है। बिल्कुल। और देखिए अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये रिकॉग्नाइज़ कर रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा रोल इस व्यवस्था को ठीक करने में रहेगा। एक तो वैसे मतलब बिना कोई लीगल प्रोविज़न के कम्युनिस्ट पार्टी काम कर रही है, लेकिन अब जो व्यवस्था है उसके तहत बाकायदा 54 में नहीं था ना कम्युनिस्ट पार्टी का कुछ भी। भाई कम्युनिज्म का जो एडवेंट है वो धीरे धीरे हो रहा है ना। शुरुआत में उनके डिफरेंसेस भी हैं जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं उनसे, पर धीरे धीरे करके 75 में और 78 तक तो हम अभी देखें 82 में आप अपन देखेंगे 82 का थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एक रिजेंटमेंट शायद जनता में आने लगा था। उन्होंने 82 में फिर अपनी व्यवस्था में थोड़े अलग तरह के बदलाव किए, और क्योंकि देखिए आप माने मत माने टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ तकनीक जब विकसित होती है तो उनको भी पूरी दुनिया से संबंध बन रहे हैं, तो लोगों को आप इस गलतफहमी में नहीं रख पाएंगे कि हम आपका बहुत भला कर रहे हैं। तो 84 का जो स्टूडेंट अपराइज है उस पर हम बाद में आएंगे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। थियाननमेन स्क्वायर की घटनाएं बहुत फेमस हैं। आप लोग तो छोटे थे, हम तो उस वक्त पैदा ही भी नहीं हुए थे, हम पढ़ा करते थे उन दिनों में स्कूल में, कॉलेज में। तो थियाननमेन स्क्वायर में लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं और उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था, और सरकार की जो दमनकारी नीतियाँ थी, वो कहते हैं बहुत मारे गए, लेकिन
पूरी तरह उसको दबा दिया था उन्होंने। पर शायद उनको ये समझ में आ गया था कि हमें अपनी व्यवस्थाओं में कुछ बदलाव तो करना पड़ेगा, वरना ये रिवोल्ट बढ़ सकता है ना। हम उस तक बाद में पहुंच रहे हैं। 82 की बात में तो फिर इन्होंने कम्युनिज्म में थोड़ा, जिसे कहते हैं ना, एक लिबरल या एक उदारवादी पुट लाने की कोशिश की है। हम अभी जो स्टेज है 75 वाली, वो बेसिकली उस कम्युनिस्ट रूल के ज़्यादा बड़े कंसोलिडेशन की है ना। एक तो कम्युनिस्ट पार्टी एक पीछे बैकड्रॉप से लीड कर रही है, लेकिन अब कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरह से लीगलाइज्ड फॉर्म में, कॉन्स्टिट्यूशनली उस बात का प्रोविज़न है कि वो इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करेंगे। अब कोट किया गया है कि इसमें कहा गया, इसके प्रियम्बल में, कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो थी वो पूरे चाइनीज़ लोगों के, इट वॉज द कोर ऑफ द लीडरशिप ऑफ द होल चाइनीज़ पीपल। द पूरे जो चाइनीज़ लोग का जो नेतृत्व है उसका कोर कहाँ है? कम्युनिस्ट पार्टी में। और कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि जो वर्किंग क्लास है वो, जो वर्किंग क्लास है, मतलब उसको रोल को आप देखिए कि किस तरह से जस्टिफाई किया गया कि कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू जो वर्किंग क्लास है उसने राज्य पे पूरा नियंत्रण कर रखा है। हम जो बात कर रहे थे ना शुरू से कि डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरियट, सर्वहारा का तानाशाहवाद जो है ना, तो कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू वो सर्वहारा का तानाशाही जो है वो देखिए स्थापित हुए जा रही है ना। तो ये कहा गया कि जब हम कम्युनिस्ट पार्टी को कंट्रोल दे रहे हैं राज्य का, तो हम इनडायरेक्टली किसको कंट्रोल दे रहे हैं? लोगों को, है ना। तो वो जस्टिफाई भी हो गई चीज़ और लोगों को एक्सेप्टेबल भी हो गई। और इसी तरह उन्होंने कहा, नेशनल पीपल्स कांग्रेस के बारे में फिर कहा गया कि इट वाज द हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ स्टेट पावर अंडर द लीडरशिप ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। यानी कि जो लेजिस्लेचर है वो क्या है? स्टेट पावर की हाईएस्ट अथॉरिटी है, लेकिन वो किसके तहत है? कम्युनिस्ट पार्टी के तहत। और ये जो नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, यही स्टेट काउंसिल के मेंबर्स को अपॉइंट करती है। अब हमारे को स्टेट काउंसिल का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, जो कहीं ना कहीं एक एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है। हम उसमें बाद में आएंगे एग्जैक्टली उसके क्या पावर्स हैं। पर आप देखिए, हम जैसे कहते हैं ना कि आपने वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़े यूएसए या ब्रिटेन का, तो हम एक सेपरेशन ऑफ पावर्स देख रहे थे कि क्लियर कट एक लेजिस्लेचर है, एक एग्जीक्यूटिव है, एक जुडिशरी है। उस तरह का क्लियर कट डिफ्रेंसिएशन हमको यहाँ देखने में नहीं मिल रहा है। मतलब अगर वो स्टैंडिंग कमेटी है या जो स्टेट काउंसिल, पहले तो स्टैंडिंग कमेटी थी, स्टैंडिंग कमेटी भी कौन बनाती थी? नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस। तो कुल मिला के सारा कॉन्सेंट्रेशन एक ही जगह है। वही लोग कानून बना रहे हैं, वही लोग कानून को एग्जीक्यूट करने के लिए भी लोगों का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, है ना। और इसीलिए कहा जाता है कि 1975 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड और डायरेक्ट पार्टी रूल और आर्म्ड फोर्सेस पर भी वो पूरी तरह से इस्टेब्लिश करता है। अब पूरा जो स्टेट अपरेटस है वो किसके हाथ में आ गया है? कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में, है ना। और ऐसे में जो चेयरमैन ऑफ द रिपब्लिक, पुराने एक पूर्व में चेयरमैन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया गया था, उस पद को समाप्त कर दिया गया। और एक और ख़ास बात, अब जो प्रीमियर ऑफ द स्टेट काउंसिल था और मेंबर्स ऑफ द स्टेट काउंसिल है वो भी नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्थापित कर रही है। एक विशेष बात जो और थी वो थी कि यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का प्रोविज़न किया गया। फंडामेंटल राइट्स यानी, हाँ, मतलब आप मज़ेदार बात ये देखिए 78 वाले में, है ना, 75 में जो बन गया, 78 का जो रिवीजन है
है ना, जो कि ऑफिशियली शायद पता नहीं पड़ा, लेकिन जैसे जैसे समाचार फैला। अब लेकिन आप मज़ेदार बात ये देखिए, एक तरफ पूरा रूल जो है वो किसके हाथ में जा रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन फंडामेंटल राइट्स का प्रोविज़न किया गया है, लोगों को अधिकार तो दिए हैं। अब क्या मूल अधिकार दिए हैं, ज़रा हम ये देखें कि उनको प्रोसेशन यानी कि जुलूस निकालने का अधिकार है और उन्हें स्ट्राइक करने का, हड़ताल करने का भी अधिकार है। अब ये दूसरी कहानी है कि उस मौलिक अधिकार का वास्तव में प्रयोग हुआ है या नहीं। और साथ में जो 1954 के कॉन्स्टिट्यूशन में, 54 के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ रखी गई थी कि वर्क के समय काम की जगह आप डिसिप्लिन रखेंगे, सार्वजनिक व्यवस्था कायम रखेंगे, कुछ सोशल एथिक्स को फॉलो करेंगे, उसको हटा दिया गया। अब हम थोड़ा सा जो 1978 का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, 1978 का, हम मतलब कभी आगे कभी पीछे चलते हुए कुल मिला के एक ऐसी स्थिति में है जब 1978 में बाकायदा एक कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने मार्च 1, 1978 को इसका ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो जाता है और इसके जो उन्होंने एक तरह से उद्देश्य गिनाए हैं, है ना, उसमें चाइना को एक मॉडर्न, एक आधुनिक राज्य बनाए जाने का एक पूरा विजन दिखाई देता है। और देखिए किस तरह की शब्दावली का प्रयोग है। उसने कहा कि द कंसोलिडेशन ऑफ द सोशलिस्ट इकोनॉमिक बेस, हमें क्या करना है, जो समाजवादी आर्थिक आधार है उसको हमको कंसोलिडेट करना है। तो समाजवादी अगर आर्थिक आधार है तो उसका मतलब निश्चित रूप से क्या हो गया कि एक समानतावादी समाज की स्थापना होगी। उसके बाद डेवलपिंग द प्रोडक्शन फोर्सेस एट हाई स्पीड, उत्पादन को बढ़ाना है। और ये तो हम लोगों ने देख ही लिया जिस लेवल पर चाइनीज़ इकोनॉमी है ना आगे बढ़ी है ना, मतलब बाकायदा ये कॉन्स्टिट्यूशनल ध्येय है उनका, कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य है कि इकोनॉमिक जो प्रोडक्शन है उसको हमको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाना है। और फिर वो कहते हैं कि सोशलिस्ट डेमोक्रेसी लाए जाने के लिए हमें कोशिश ये करनी है जितने भी नेशनलिटीज़ के लोग यहाँ रह रहे हैं कि वो पूरे एंथुसियाज़म के साथ काम करें, इस पूरे नए जो हमारी जो उद्देश्य हमने अपने सामने रखे हैं इनको पूरा करने के लिए, और इसके लिए लगातार प्रयत्न किया जाना है। हर बार पूरे को जाते हैं मतलब आप एक बात तो देखिए, हाँ मतलब जनता को इस ओर आपने मतलब आकर्षित कर लिया और कमिटमेंट ले लिया उनसे, और कि आपको ये सब क्यों करना है, जिससे कि चाइना आधुनिक हो सके और एक समानतावादी समाज की स्थापना हो सके। 3 मार्च 1978 को इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया और कहा जाता है कि इसका जो प्रीएम्बल है वो बेसिकली कहीं ना कहीं जो माओ त्से तुंग का खुद का विज़न है पूरी तरह वो उसमें परिलक्षित होता है। और यहाँ पर खास बात यह है कि जो रोल ऑफ आर्मी है उसको भी बहुत महत्व दे दिया गया। अब आप एक बार देखिए, रोल ऑफ आर्मी इस तरह से बढ़ाया गया कि एक तरह से मतलब जो खुद की जनता है उस पर भी उस आर्मी का कंट्रोल काफ़ी हो गया, है ना। इसे नाम दिया गया चाइनीज़ लिबरेशन आर्मी, जो कि उन्होंने कहा कि श्रमिकों की और किसानों की पार्टी की आर्मी है ना। मतलब वो जिसको कहते हैं ना, चाइना को एक ड्रैगन नाम कई बार उस यूज़ किया जाता है उनके लिए, कि जब वो ड्रैगन उठा
तो पूरी तरह मुस्तैद है वो, है ना। पूरी जनता को उन्होंने कमिटमेंट करवा दिया है कि वो पूरे मॉडर्नाइजेशन में लग जाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, उसका बराबरी से बंटवारा करेंगे। और आप देखिए मिलिटरीली भी वो स्ट्रॉन्ग होते चले जा रहे हैं, है ना। तो एक तरह से दुनिया को एक संदेश है कि अब एक बहुत चैलेंज है ना, एक सशक्त देश जो है वो उभर रहा है। और चाइना का रोल अपने आप में मतलब बड़ा इम्पॉर्टेंट रहा है, जिससे हम कहते हैं ना बैलेंस ऑफ पावर में। एक तरफ जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की हिस्ट्री है उसमें एक तरफ रूस है जो साम्यवादी खेमे का, हम इस पर थोड़ा सा बाद में डिस्कशन और करेंगे, का लीडर है, और दूसरी तरफ अमेरिका है। और चाइना पे बहुत डिपेंड करता था कि चाइना किसकी तरफ जाएगा, है ना। और चाइना निश्चित रूप से सोवियत संघ को ये लेवरेज तो है कि वो पूरी तरह सोवियत प्रभाव में आके उन्होंने साम्यवादी व्यवस्था अपना ली। लेकिन अब देखिए उस तरह से चाइना ने अपने आप को कभी किसी कोल्ड वॉर की चीज़ों में इन्वॉल्व भी नहीं किया। उनकी इच्छा ही रहती थी कि हम जहाँ पर भी लड़ने जाएं आप हमारे साथ चल दीजिए। अपने सिस्टम को कंसोलिडेट करने के लिए वो पूरा काम कर रहे हैं, पर वो उस तरह से अपने आप को उस पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा, विदेश नीति सही एकदम, हाँ, मतलब अंदर से स्ट्रांग बनो और बाहर से भी अपने आप को एक फिरोशियस अपना एक रूप सामने रखो, है ना। और दिमाग वाले होते हैं ना चाइनीज। हाँ, मतलब लगता तो है ही, अगर देखा जाए तो किसी देश को और क्या चाहिए। हाँ, मतलब आप पूरी तरह से उस सोशल ऑर्डर को, मिलिट्री अच्छी है और जनसंख्या सबसे बड़ी बात है, इतनी ज़्यादा, इतनी बड़ी जनसंख्या। और आप इसीलिए तो देखो कि आज की तारीख में वर्ल्ड मार्केट कैप्चर कर लिया उन्होंने। हर एक इंसान को वहाँ पे वो कुंफू कराटे का आता ही है, हर एक इंसान। और आपसे कमिटमेंट है जनता का, आपको देश के मॉडर्नाइजेशन के लिए काम करना है, उसके लिए प्रोडक्शन बढ़ाना है ना। और जो कुछ भी है वो, और हर आदमी क्या है, वर्कर है ना, श्रमिक हैं, और वाकई में काम करने की क्षमता भी उन लोगों की काफ़ी है ना। हाँ, मतलब एकदम जैसे कहा ना, एक कम्बैटिव मोड है लगातार कि अपने आप को आगे बढ़ना, है ना। और प्रूव भी किया उन्होंने, जिस तरह से आज की तारीख में हम उनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जिस तरह से देख रहे हैं। और आर्मी को भी, जो चाइनीज़ लिबरेशन आर्मी है, उसको भी पूरी तरह से मॉडर्नाइज किया गया। मतलब वो हर एस्पेक्ट को समझ रहे हैं कि विश्व में बने रहने के लिए आपको अंदर से भी स्ट्रांग होना है और बाहर से भी स्ट्रांग होना है। यहाँ पर जो इस बिल ऑफ राइट्स की बात मैं कह रही थी, है ना, मूल अधिकारों की बात, उसमें ये था कि वो सब चीज़ पे लागू होते थे, सामाजिक भी थे, कल्चरल भी थे और इकोनॉमिक भी थे, और पूरे एब्सोल्यूट थे। इसका उनका कहना ये था कि ये जो सारे राइट्स हैं ये सारे चाइनीज़ को मिले हुए हैं, और ये मिले हुए किसको नहीं है, जो या तो औपनिवेशिक ताकतों के साथ थे, या पूंजीवादी ताकतों के साथ थे, है ना, या साम्राज्यवादी ताकतों के साथ थे। अब आप देखिए कहीं ना कहीं इसका मतलब ये हो गया कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है वो पूंजीवादी हो गया या सामंतवादी हो गया, है ना, या कम्युनिस्ट तो नहीं, कम्युनिस्ट तो वो हैं ही सारे, है ना। एक तरफ से अधिकार दे दिए भी गए हैं, लेकिन वो उनका प्रयोग किया भी नहीं जाएगा। और जब ये प्रोविज़न किया जाता है तो ये कहा जाता है कि ये उन लोगों को नहीं है जो कि ज़मींदारी वर्ग थे, जो राजा लोग थे, उनके लिए ये सारे अधिकार नहीं हैं। अब कहने, हाँ, मेहनत कश लोगों के लिए ये सारे हैं। और फिर से जैसे मैं कहूँ, जुलूस निकालने का अधिकार है, डेमोन्स्ट्रेशंस करने का अधिकार है, स्ट्राइक करने का अधिकार है। और ये ख़ास तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन का जो मतलब प्रियम्बल है, जो पूरा मार्क्स, लेनिन और माओ का जो पूरी फ़िलॉसफी है वो उसमें पूरी तरह से परिलक्षित हो रही है। और
उसी पर पूरी बेस की गई है। उन्होंने ये तक कहा कि जो आर्ट और कल्चर है ना, आप देखिए ये है कल्चरल रेवोल्यूशन, कि जो आर्ट है कल्चर है वो भी पूरी तरह समाजवादी होनी चाहिए। मतलब आप पूरी तरह से लोगों के दिलो दिमाग पर एक ही प्रकार की विचारधारा, मतलब उसी का वो आप कुछ बनाने का सोचोगे तो आपके उसमें सोशलिज्म दिखनी चाहिए। आप सोशली यदि मतलब कर हमारे यहाँ तो तो सबको ही पसंद आनी चाहिए, वही तो चीज़ सब जगह वैलिड है। भाई सबसे बड़ी बात है कि अगर जनता उसको एक्सेप्ट कर रही है तो फिर आप चीज़ें यही है कि वहाँ की जनता चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही है, जो वो कर रहे हैं ना उसको। तो चाइना पर बहुत बार बार ये आरोप रहा है कि चाइना में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते हैं, है ना, कि उन्होंने अपनी अमेरिका खास तौर पे करता रहा है कि चाइना जो है वो अपने लोगों को ह्यूमन राइट्स नहीं देता, उनको कोई बोलने की सोचने की स्वतंत्रता नहीं देता। लेकिन सवाल यह है कि यदि उस जनता को एक्सेप्टेबल है तो बाहर का व्यक्ति चाहे कितना ही क्रिटिसाइज़ कर ले उसका कोई महत्व नहीं है ना। जनता को तो एक्सेप्टेबल है वो सारी चीज़। ये कहा गया कि स्टेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको लोगों से बहुत क्लोज कांटेक्ट रखना है। अपने यहाँ मोदी ने सबको प्रभावकारी बना रखा है, सब बिल्कुल, वही तो कर हम इस उदाहरण इसको इस रूप में इस उदाहरण को लिया जा सकता है ना। अब वो क्या कह रहे हैं कि आपको पूरी तरह लोगों के बहुत क्लोज टच में रहना है, उनको सुनना है, उनके दुखों को सुनना है, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है ना। नौकरशाही को बिल्कुल पनपने नहीं देना है। मतलब आप मतलब एक बात देखिए कि लोगों के भला तो करना ही है, पर आपको लगातार ये इस बहाने ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि वो कुछ और सोचने ना लग जाए, है ना। ध्यान इधर ही अच्छा, और जो नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस है वो क्या है, सबसे बड़ी स्टेट पावर की अथॉरिटी है, क्योंकि वही तो एग्जीक्यूटिव बना रही है, वही सब कर रही है, वो जब चाहे तब संविधान में परिवर्तन कर देती है। और उसी की रिकमेंडेशन पे जो वो संविधान के जो प्रावधान है उनको लागू करना का भी काम करती है। और उसी पर निर्भर करता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, जो सेंट्रल कमेटी या स्टेट काउंसिल का है ना। और उसी की रिकमेंडेशन पे जो कुछ भी एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है, उसके जो जज जो हैं वो भी उसकी ही रिकमेंडेशन पर बनेंगे। सब कुछ एक ही हाँ, दिखाया गया है कि बहुत पावर सबके पास है, लेकिन सब वो है एक सेंट्रलाइज्ड, सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है ना। और जब वो सेशन में नहीं है तो कौन काम कर रहा है, एक स्टैंडिंग कमेटी है, और स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन है वो सब काम कर रहा है। और वो स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन है, जो कि पहले चेयरमैन ऑफ द रिपब्लिक हुआ करता था, अब उसको ख़त्म कर दिया गया है। और अब इस स्टेट काउंसिल में पहले क्या कहा गया था, प्रेसिडेंट कहा गया था, है ना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का प्रेसिडेंट, जो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन होता था। उस पद को समाप्त करके उन्होंने क्या नाम दे दिया, प्रीमियर या प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रीमियर या वाइस प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स जो कि अलग अलग कमीशंस को लीड करते हैं, है ना। अब जो आते हैं अभी जो आकर गए हैं वो चाइनीज़, ब्राज़ील नहीं, पिछले दिनों जो आप जिनका नाम ले रहे थे ना, हाँ, वो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर हैं। वो स्टेट काउंसिल में अब क्या होने लग गया, प्राइम मिनिस्टर, है ना। प्रेसिडेंट हुआ करता था पहले प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चाइना था, है ना। अब उसको उन्होंने रिप्लेस करके प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। और जो स्टेट काउंसिल है वो हाईएस्ट ऑर्गन है। एक तरफ तो वो पीपल्स कांग्रेस है, स्टैंडिंग कमेटी है, या स्टेट काउंसिल है, पूरी तरह से कुल मिला के। लेकिन चूंकि उनकी रिकमेंडेशन पर ही ये सारे लोग को अपनी जगह मिलती है, तो ये कुल मिला के सारे एक ही
जगह पूरा कंसंट्रेशन या सेंट्रलाइजेशन आपको देखने को मिलता है। जुडिशरी के रोल को बहुत महत्व नहीं दिया गया है, जुडिशियल रिव्यू का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ। तो जो पीपल्स कांग्रेस जो है, जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, वो जो भी लॉ बना देती है वो एक्सेप्टेबल है ना। तो जिस तरह से जुडिशियल एक्टिविज़म हम यूएस में और वहाँ पर देख रहे हैं, उस तरह का कोई प्रावधान हमको चीन में देखने को नहीं मिल रहा है ना। इसी व्यवस्था के तहत चाइना का सिस्टम चलता रहा और 1982 के आसपास फिर पूरी व्यवस्था में उन्होंने कुछ परिवर्तन किया। अपने यहाँ तो जनता सोच ही नहीं सकती कि अगर चेंज हो जाए तो हल्ला कर दे यहाँ पे। संविधान में चेंज करना तो दूर की बात है मैम, थोड़े से नहीं, आप इसको देखिए, इसको आप अच्छे रूप में भी ले सकते हैं, खराब रूप में भी ले सकते हैं। आप एक बात बताइए कि लगातार बदलाव, इसीलिए तो हमारा जो संविधान बना था उसमें कितना टाइम लगा था बनने में, इतनी सारी चीज़ें, और कितना सारा जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने पूरी दुनिया के इतने संविधानों का अध्ययन करके, यहाँ तो एक आता है वो अपने हिसाब से बना देता है, फिर दूसरा आता है, यही है ना, वो कांग्रेस करती है जो करती है वो। हाँ, और उसमें भी कुछ लोग हैं जो नेता है, वो जो तय कर देता है वही कानून बना देता है ना। तो हम इसलिए अपने संविधान से इस चीज़ की तुलना नहीं करते कि हमारा संविधान तो बहुत कुछ सोच समझ के बहुत सारे आगे, और हमने वक्त के साथ परिवर्तन करने का प्रावधान भी उसमें रखा है। यहाँ तो उस तरह की कोई बात, हाँ, है ना। तो और फिर सबसे बड़ी बात है कि हमारा संविधान किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया है ना। आप जो हमारे संविधान सभा की जो डिबेट्स हैं, अवेलेबल हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिबेट्स चली हैं, वो इस बात की परिचायक हैं कि कितना मंथन करके, है ना, मतलब हर टॉपिक पे, हर पॉइंट पे उसके प्रॉस कॉन्स पे काफ़ी डिबेट करके फिर प्रावधानों को जगह, आगे संविधान पे किसी एक पर्सन का ज़्यादा प्रभाव है, जैसे माओ से, बिल्कुल माओ से तुंग आए तब उनका हो गया, उससे पहले सुन युत सेन ने अपनी तरफ से चलाया, और माओ से तुंग का बहुत लंबा चला। अपने यहाँ नहीं है ना ऐसा, अपने हमारे यहाँ इस तरह की व्यक्ति जिसे कहे पूजा या एक व्यक्ति केंद्रित किसी भी तरह से हमारी व्यवस्था नहीं है। तो 1982 के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा पढ़ें या आज रोक दें? आज रोकते हैं, थक गए हम लोग। ठीक है, तो फिर कल अपन अगला लेंगे, और 82 के कॉन्स्टिट्यूशन से अपने को समझ में आने लगेगा कि फ़िलहाल